आज मैं अपने शर्म के सारे पर्दे हटाकर अपने पति को कॉल कर रही थी, क्योंकि जिस दिन मेरी सुहागरात थी उसी दिन मेरा पति सुबह घर छोड़कर चला गया था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था, वह किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं था। उस रात जब मेरा पति मेरा घूंघट उठा रहा था और धीरे धीरे मुझे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे हाथों को और मेरे होठों को चूमता रहा। पर मैं तो बहुत नादान थी, मुझे तो पहले से ही इस रात से बहुत डर लगता था। जब मैं 10वीं क्लास में थी तो मेरी सहेली ने मुझे अपनी सुहागरात की बातें बताई थी। तभी से सुहागरात को लेकर मैं मन में बहुत सारा डर सवार कर गई थी। उसने बताया, जिस दिन उसकी सुहागरात थी उसके घर में सास ससुर भी नहीं थे, उसका पति अकेला था और सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। जब उसका पति उसके कमरे में गया, इधर मेरी सहेली की भाभी भी उसके माँ बाप नहीं थे और मेरे अलावा उसकी कोई सहेली भी नहीं थी और मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं भला उसको सुहागरात के बारे में क्या बताती। जब उसने बताया, उसके घर से सारे मेहमान चले गए और उसका पति उसके कमरे में, और आते ही उसने राधिका के सर से लहंगे का दुपट्टा हटा दिया और उसने मुंह दिखाई में उसको कमरबंद दिया था। उसने कहा कि ये कमरबंद मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। मेरी सहेली बहुत डर रही थी। उसने कहा कि कमरबंद पहनाने के लिए पहले तुम्हें अपना लहंगा भी उतारना पड़ेगा। उसको इतनी समझ नहीं थी। उसने उसके कहने पर अपना लहंगा भी उतार दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके ब्लाउज के हुक को भी खोल दिया। वह बड़ी ज़ोर से काँपी थी और चीखी थी, पर उसके घर में कोई था ही नहीं। उसने उसे चीखने दिया और वह उसके सारे कपड़े उतारते गया। उसने कहा कि शादी के बाद तो यही सब होता है। तुमने मुझसे शादी की है और मेरे साथ फेरे लिए हैं और अब मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सब करना ही होगा। उसके बाद वह उसके होठों से, फिर उसके ब्यूटी बॉल से और उसके बेली बटन से खेलता रहा और वह तो चीखती रही, पर उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं जो उसकी चीख सुनता। उसका पूरा बिस्तर खराब हो चुका था। उसका पति सारी रात उसको बेहाल कर चुका था और मेरी सहेली के भाभी ने भी उसे ना बुलाया। जब मेरी सहेली प्रेग्नेंट हुई तब 6 महीने के बाद वह अपने मायके आई थी और मुझसे मिली और उसने ये सब बातें बताई। उस दिन से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि मैं उस वक्त 16 साल की थी। मेरे पति की उम्र 30 साल थी। मेरे पति ने मुझे एक नाइटी दी और कहा कि नाइटी पहनकर जल्दी बेड पर आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ कि सुहागरात में क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मैं डर से कांप रही थी। मैं ये नाइटी नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आती है। अभी मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है मेरी जान, शादी के बाद ये सब होता ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। प्लीज़ मुझे ये सब नहीं करना और मैं किसी कीमत पर भी ये नाइटी नहीं पहन सकती। चलो मैं ही तुम्हें पहना देता हूँ ये नाइटी, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। ये कहकर वो मेरे पास आया और मेरे बदन से कपड़ों को हटाया। एकदम से उसने मैं भारी भरकम लाल रंग के लहंगे में दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। आंखों से आंसू का समंदर बह रहा था। मेरी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो हर दुल्हनों के किस्मत में लिखी जाती है। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर घूंघट डाले, हाथों की मेहंदी में उलझी सोच रही थी, ये पल जो हर लड़की के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए क्यों एक बुरी किस्मत जैसा महसूस हो रहा था। माधव ये नाम बचपन से मेरे कानों में पड़ता आया था। इस चेहरे को मैं हमेशा देखती आई थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके तेवर बहुत गुस्सैले थे, उसके हर फैसले पत्थर की लकीर जैसे होते थे। मैं हमेशा ये सुनती आई थी कि माधव को गुस्सा बहुत जल्द आता है, वह किसी की नहीं सुनता, उसका बस चले तो पूरी दुनिया को अपने गुस्से की आग में जला दे। अब वह आदमी मेरा पति बनने वाला था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, मगर भाग कर जाती भी कहाँ। मेरी तो किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज की रात मुझ पर मुहर लगने वाली थी। पूरी हवेली हर तरह के रंग बिरंगे लड़ियों से सजाई हुई थी। बड़े बूढ़े बच्चे सब खुशी में बैठे हुए थे। माधव भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। माधव की आंखों में जीत का गुरूर और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा तो वह हल्का सा हंसा, और हंसता भी क्यों ना, आखिर उसने 16 साल का इंतजार किया था। मैं उस नन्ही सी जान के लिए पूरे 16 साल उसके जवान होने का इंतजार किया, और अब वह इस वक्त मेरी हो चुकी है। माधव की आंखों में तो मुझे पाकर बहुत खुशी झलक रही थी, जैसे उसे कोई खजाना हाथ लग गया हो और वो मुझे बरसों से देखता आ रहा था। मैं शुरू से ही बहुत नटखट और चंचल सी, हर तरफ चहकती रहती थी, और मैं माधव के दिल में तो पैदा होते ही बस गई थी। वह जानता था मैं उससे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे हासिल करना चाहता था। उसे यकीन था वक्त के साथ साथ मैं सब कुछ सीख जाऊंगी,
वह तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके परिवार में वह सबसे पहला बच्चा था, इसलिए वह सब उसकी इज्जत किया करते थे। अब तो पंडित जी भी आ चुके थे, मंडप भी सजाया जा चुका था। मंडप के आसपास सभी लोग चुपचाप बैठे पंडित जी के मंत्रों का जाप सुन रहे थे, उस क्रियाक्रम में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे मंत्र पंडित जी बोलते, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि माधव से मेरी शादी हो, लेकिन पंडित जी मंत्र से शादी को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी मुझे हर वह सातों वचन निभाने की कसमें खिला रहे थे, लेकिन मुझे होश कहाँ था। मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू मेरे होठों तक आ रहे थे। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर उठाकर देखा, आसपास सबके चेहरे पर एक सा असर था। फैसला हो चुका था, अब हम दोनों के फेरे डलवाने बाकी थे और वह भी संपन्न करने की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ सामने ही बैठी थी, आंखों में आंसू थे। वह जैसे कह रही हो, मेरी बच्ची, मेरी लाचारी को समझो। मैं बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए कुछ भी ना बोल पाई थी। ज़्यादातर रोने की वजह से मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर से चीखूं और इस मंडप से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। पंडित जी ने मेरे फेरे डलवाने शुरू कर दिए थे। मैंने घूंघट के पीछे अपने होठों को जोर से दबा लिया था। आंसू मेरे गालों से होते हुए होठों पर बहता जा रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। आखिरकार कांपते कांपते मैंने वह सारे फेरे पूरे कर लिए। मेरी शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी। पंडित जी ने विदाई 2 साल बाद की रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। कमरा भी आज बेहद सजाया गया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ एक सुकून था, जैसे किसी ने मेरे सर पर से बोझ हटा दिया हो। लेकिन मेरी धड़कनें तो अभी भी बेकाबू चल रही थी, क्योंकि माधव अभी गया नहीं था। बाहर आंगन में माधव अपनी शान में कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी, चेहरे पर तसल्ली, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। 30 साल का आदमी जो हवेली में एक राजकुमार की तरह राज करता था, आज अपनी मनपसंद दुल्हन को हासिल कर रहा था। वह ऐसा आदमी था जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसकी आंखों में झांकने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान था, सब जानते थे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। उसके फैसले हमेशा ही बिल्कुल पक्के होते थे और जो बात उसके मन में आ जाए वह करके ही दम लेता था। एक ही बात उसके मन में थी, मुझे अपना बनाना। जिसके पास ताकत हो वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं तो एक बिन बाप की बेटी थी। मैं कैसे अपना फैसला सुना सकती थी। जब पंडित जी कस्में खिला रहे थे तो वह रोबदार आवाज में कहने लगा, मैं हर वचन लेता हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसका जोरदार आवाज़ सुनकर ही एक पल के लिए मैं कांप गई थी। उसको पहले से ही पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो मुझे पाना चाहता था। शादी पूरी हो चुकी थी। मेरे दिल में तो एक बेनाम सा डर पैदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। जिस्म जैसे किसी बोझ तले दब गया था। शादी हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। अभी मैं अपने आंसू साफ करने का सोच भी नहीं पाई थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत मजबूर थी। इस मजबूरी के कारण मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता। मैं बेबस थी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है और मैं अकेली विधवा होकर क्या कर लूँगी। पूरा गांव उन लोगों के हाथ में, हमारा कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, तुझे मैं बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर माधव से तेरी शादी ना हुई तो उसके बाद तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है कि तुम माधव की मोहब्बत हो। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपना सारा गम भुला देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मजबूर थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते की हामी भरी थी। इतने में मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। उन्होंने मुझे यूं रोता हुआ देखकर कहने लगी, क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो? जैसे लग रहा है तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई हो। उठो। उन्होंने प्यार से मुझे छेड़ा था। मेरे चेहरे से मेरा घूंघट उठाया। मुझसे कहने लगी, अरे नज़र न लग जाए मेरे बेटे की पसंद को। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जानती थी माधव की माँ मोहब्बत जताने आई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल पर वार की तरह चुभ रहे थे। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वह शादी का मतलब नहीं समझती। तुम माधव जी से कहो मेरी बच्ची से जोर जबरदस्ती ना करें। उसकी उम्र अभी छोटी है, वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी माधव की माँ कहने लगी, शादी हो गई ना उसकी, अब शादी का मतलब भी समझ जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं इस सब के लिए। मेरा बेटा कोई जाहिल गंवार नहीं जो उसे जोर जबरदस्ती करेगा। ये लड़की मेरे बेटे की पसंद है, वह जो चाहे करे, उसकी मर्जी है।
तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटी, तुम्हें अपने पति को राज़ी करना अब तुम्हारे हाथ में है। तुम छोटी उम्र का बहाना नहीं बना सकती हो। लड़कियां तो 14 साल की उम्र में ही जवान हो जाती हैं और तुम तो अभी 16 साल की हो गई हो। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि पति को खुश कैसे करना चाहिए। अभी तुम्हारी शादी हुई है, विदाई के लिए तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है। तुम अपनी माँ से सीख कर आना कि पति को कैसे खुश करना चाहिए। माधव की माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं चाहकर भी उनको कोई जवाब नहीं दे सकी थी। एक तो उन्होंने अपने 30 साल के बेटे से मेरी शादी करवा दी। अब मुझे समझा रही थी कि पति को कैसे खुश रखना चाहिए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। फिर उनकी अगली बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी। मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे बेटे को शिकायत का कभी कोई मौका मत देना, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनकी अकड़ू बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। माधव मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। मेरी माँ बेबस होकर कमरे से निकल गई थी और इतना कहकर मेरी सास भी कमरे से चली गई थी। मैं बेड के सिरहाने से टेक लगाए अपने हाथों की उंगलियों को मोड़े हुए बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला। माधव कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे थे। उसने आते ही मुझे बड़ी प्यार से बुलाया था और आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मन तो करता है तुम्हें अभी विदा करवा कर ले जाऊं, लेकिन मैंने तुम्हारा 16 साल से इंतजार किया। अब 2 साल में और क्या ही हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने जेब से एक गिफ्ट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहने लगा, ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। ये कहकर मेरे पास आकर उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया। मेरा सांस तो जैसे थम सा गया था। मैं कांप सी गई थी। उसके बाद उसने अपने गर्म होठों से मेरे होठों को छुआ था। उसके इस तरह की हरकत से मैं बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। उसका गर्म होठ मेरे होठों पर निशान छोड़ गया था। इस हरकत पर मैं कांप कर रह गई थी। तभी मुझसे ये कहने लगा, अब तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं। अब मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये शादी मेरे लिए कितनी खास है। पूरे 16 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, बस तुम्हें पाने के लिए। सब मुझसे कहते थे शादी कर लो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। तुम बहुत छोटी थी। मैं सबसे यही कहता था, उसे थोड़ा जवान होने दो, और तुम अब मेरे नाम की हो चुकी हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। माधव की बातें मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि एक नए सिरे से एक नए दर्द में डाल रही थी। वह और ज़्यादा मेरे करीब हुआ। तुम हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। बहुत जल्द तुम्हें अपने घर की मलिका बनाऊंगा। मेरे लिए 2 साल किसी जुल्म से कम नहीं। अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, और ये भी कहना चाहती थी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मगर उसके आगे मेरी जुबान नहीं खुल पा रही थी। मैं उसके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं अब चुप हो गई थी। माधव ने एक पल के लिए मेरी चुप्पी को देखा, फिर वह अचानक आगे बढ़ा। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर माधव की पकड़ बहुत तेज थी। उसने झुककर फिर से मेरे माथे पर गहरा किस किया। मेरी तो सांसें जैसे फिर से रुक गई थी। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी थी। हैरानी के मारे मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। माधव धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया था। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और शरारत से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी मलिका, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो यहीं बिल्कुल सुन्न होकर बैठी रह गई थी। हाथ में उसका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स था, पर उसके होठों के निशान मेरे दिल पर बेशुमार सवाल कर रहे थे। आखिर मैं उसे कैसे बच पाऊंगी? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अब मैं बस अपने मायके में 2 साल की मेहमान थी। 2 साल बाद मेरी विदाई थी। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं कैसे उस अनजाने इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी? ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैं कमरे में ही मौजूद थी, क्योंकि माधव ने सबको कह दिया था, अगर दुल्हन से मिलना चाहते हो तो कमरे में ही जाकर मुलाकात कर लो। इसलिए मैं अंदर ही थी। सभी मेहमान मुझसे मिलकर जा चुके थे। अब रात के साए और ज़्यादा गहरे हो चुके थे। कमरे में खामोशी थी। बाहर अब पूरे घर से मेहमान जा चुके थे। मैं पलंग पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मेरा दिमाग किसी दलदल में धंस चुका था। फिर मुझे याद आया कि माधव ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैं वह बॉक्स उठाकर उसको धीरे से खोलने लगी। अंदर देखा तो एक मोबाइल था, जिस पर माधव का नंबर था और कई सारे मैसेज थे। मिस कॉल था, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। अब क्या मुझे उससे फ़ोन पर भी बात करनी होगी?
इधर माधव मुनीरका के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहा था, जो मुनीरका ने माधव से बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी। माधव को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मोबाइल देने के बावजूद भी मुनीरका के कॉल नहीं आए थे। माधव अब बैठे बैठे यही सोच रहा था, काश वह अपने साथ आज ही विदा करवा कर ले जाता। वह तो उस शादी के बारे में कुछ सीखने के लिए उसके माँ के पास 2 साल छोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन मुनीरका इस वक्त भी इस शादी से बहुत डरी हुई थी। माधव ने मुनीरका को एक मैसेज किया। उसके दिल की सारी बातें उस एक मैसेज में लिखी हुई थी, लेकिन मुनीरका ने उसका मैसेज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं की थी। अब माधव को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुनीरका की इतनी हिम्मत कि वो मेरे किसी भी बात का जवाब ना दे। तो फिर उसने गुस्से में आकर मेरी माँ को फ़ोन किया। पता नहीं माँ से माधव ने क्या कह दिया था। माँ जल्दी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमने माधव से बात क्यों नहीं की? अब वो बहुत गुस्से में है और आज ही तुम्हें विदा करवा कर ले जाना चाहता है। माँ की बातें सुनकर मैं काँप कर रह गई थी। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी शादी के रात के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मेरी माँ बेबस थी। वह एक एहसान तले दबी हुई थी। ये आज से 18 साल पहले की बात थी, जब मेरे दादा और पापा माधव के खेत में काम किया करते थे और माधव बहुत अमीर जमींदार आदमी था। माधव के पापा तुम्हारे दादा को बहुत मानते थे और उन्हें माधव के सारे ज़मीनों के बारे में पता भी थी। आधा से ज़्यादा खेतों को मुनीरका के दादा और पापा संभालते थे। उस वक्त माधव 12 साल का था और मेरी मम्मी पापा की शादी के 2 साल के बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। उस वक्त माधव 14 साल का था और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे माधव ने गोद में खिलाया था। माधव क्या, गांव में सभी लोग मुझे खिलाते थे। मैं बिल्कुल अंग्रेजी गुड़ियों की तरह थी। एक दिन जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे दादा का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी 13वीं पर माधव के घर वालों ने बहुत खर्च किया था और उसी दिन मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी और माधव मुझे दिन रात खिलाता था। मम्मी तो ये नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। मेरी इकलौती बेटी उस हवेली की मालकिन बन जाएगी। मेरी माँ इस बात को लेकर मेरे पापा से बहुत लड़ाई करती थी कि मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मेरे पापा तो पक्का इरादा करके बैठे थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माधव को और उसकी फैमिली को इस बात के लिए मना कर सकूं, क्योंकि हम तो उनके नौकर समान हैं। और अगर उन लोगों ने हम पर इतनी कृपा की है तो हमें खुशी से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि माधव मुझसे पूरा 14 साल का बड़ा था। माधव के घर वाले और माधव मुझे बहुत चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं रानियों की तरह पलती आई थी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10वीं क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई। और मेरी माँ बहुत मजबूर थी, क्योंकि मेरे पापा की भी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। उनको ब्रेन कैंसर हो गया था। उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। हमने इस बात को नॉर्मल बात समझी और कभी चेक नहीं कराया। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तब माधव ही और माधव के पिता मेरे पापा को शहर ले गए थे और जब चेक कराया तो उनके पूरे सर में कैंसर फैल चुका था। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था। उनको बचाना नामुमकिन था। अस्पताल में ही उन्होंने माधव और माधव के पिता से वादा कर लिया कि तुम मुनीरका को अपनी दुल्हन बना लेना। जब पापा घर आए तो वह किसी को पहचान नहीं रहे थे, सबको भूल चुके थे। ऐसे में माँ क्या करती? माँ और मैं अकेले रह गए थे और वह मजबूर हो गई थी। मेरे पापा का क्रियाक्रम का सारा खर्चा माधव और माधव के घर वालों ने उठाया था। इस मजबूरी में आकर माँ ने माधव के घर वालों को मना करने की हिम्मत नहीं की और मेरी शादी माधव से करवा दी। माधव मुझे बचपन से मोहब्बत करता था, इस बात में कोई शक नहीं था। और जब मैं 16 साल की हुई उस हवेली की मालकिन बन गई थी। इसलिए मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह कुछ भी उल्टा सीधा कहकर मुझे और अपने आप को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं रोने लगी, माँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी नहीं जाना। मैं दौड़ती हुई गई और उसका दिया हुआ फ़ोन उठाकर उसे मैसेज करने लगी, लेकिन ना तो वो मेरे मैसेज का जवाब दे रहा था और ना ही कॉल रिसीव कर रहा था। शायद मैंने ही उसे ज़िद करने का गुस्सा दिला गई थी। वह मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इधर माधव की माँ उसको समझा रही थी कि बहू अभी छोटी उम्र की है, डरी सहमी हुई है, वह अभी शादी का मतलब नहीं समझ सकती, तुम्हारे जिस्म को नहीं संभाल सकती, तुम्हें कुछ दिन दूर रहना होगा, उसे शादी का मतलब समझने दो, वह तो अभी बच्ची है ना, धीरे धीरे उसकी माँ उसे समझा देगी, तुम्हारे लायक बन जाएगी। अभी तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे जिस्म को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 16 साल तो इंतजार किया है माँ उसके जवान होने का, अब 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता। माधव गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता माँ, बस मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अभी इसी वक्त उसकी विदाई करवा कर ले आऊँगा। मैं उसे शादी का मतलब समझा दूंगा, शादी का मतलब क्या होता है।
आप सारे मेहमान को फिर से बुला लो, मुनीरका को फिर से दुल्हन बनाने का कह दो, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को ऐसे कपड़ों में विदा करवा कर नहीं लाऊंगा, धूमधाम से विदा करवा कर ले आऊँगा। माधव की माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन माधव कुछ भी समझने या सुनने के हालत में नहीं था। माधव का एक बार कहना एक पत्थर की लकीर जैसी समझी जाती थी। अब माधव की माँ सब मेहमानों को फिर से इनवाइट करने लगी थी और विदाई की शानदार एक दावत रखी गई थी। इतने में सारे मेहमान भी हवेली में आ चुके थे। इधर मुनीरका और उसकी माँ परेशान नजर आ रही थी। माँ, मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी माधव के साथ जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनीरका की माँ उसको तसल्ली देने लगी थी। अब किसी भी हाल में तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अब माधव के साथ विदा होकर जाना ही होगा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जब भी वो माधव को सोचती उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह शादी का मतलब नहीं समझती थी, फिर कैसे वो माधव को खुश करती। और वह जो चाहता था मैं उसे अभी नहीं दे पाती। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और वह 30 साल का आदमी था। मैं कैसे उसके जज्बातों को ठंडा कर पाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इतने में ही वो मुझे लेने के लिए फिर से मेहमानों के साथ आ गया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे अपने घर विदा करके ले गया था। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसके कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके कमरे में हर चीज़ बहुत खूबसूरत और महंगी थी। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकरा रही थी। कुछ ही पल बीता था, इतने में माधव कमरे में दाखिल हुआ था। उसके आते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मुझसे कहने लगा, अब मैं और ज़्यादा एक मिनट भी खराब नहीं कर सकता। 16 साल का इंतजार बहुत लंबा था तुम्हें इस कमरे में पाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हारा एक नखरा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मुझे खुश कर दो। उसकी बातें ही मुझे और ज़्यादा डर में डाल रही थी। मैं लड़खड़ाती जुबान से कहने लगी, देखो माधव जी, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस सब के बारे में थोड़ा भी नहीं पता। मैं अभी शादी की जिम्मेदारियों में पड़ना नहीं चाहती। मुझे सुहागरात का मतलब भी नहीं पता। तो मैं कैसे आपको खुश कर सकती हूँ। मेरी हालत को आप समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी आपसे इस वक्त इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। बस बस, अब तुम्हारी कोई भी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। चलो उठ जाओ, ये नाइटी पहन कर आओ। मैं एक मिनट भी तुम्हारे फालतू के बातों से अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जाओ, जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। अब की बार मैं रोने लगी। उस नाइटी को देखकर मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। चलो उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से उठो, ये नाइटी पहन कर आओ। आज तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इतने मैसेज कॉल के बाद भी तुमने मेरा एक मैसेज कॉल का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। प्लीज़ मुझे ये नहीं पहनना, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं पहन सकती। तो कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैं डर गई। इससे पहले कि मैं खुद उतारूं, जैसे ही माधव मेरे करीब आया, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। और जैसे ही माधव ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने सास के कमरे में थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। मेरी सास मेरे पास मौजूद थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं। अब से जब तक तुम नहीं चाहोगी माधव तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, और जब तक तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। सास की ये बात सुनकर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। अब मैं माधव को उस रात के बाद से उस हवेली में नहीं देख रही थी। शायद माधव बहुत शर्मिंदा हो गया था। सब घर वाले उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। शायद इसी शर्म की वजह से उसने इस हवेली को छोड़ दिया था कि मैं उस रात बेहोश हो गई थी। मुझे उस रात से बहुत डर लगा था, इसलिए शायद वो मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मैं भी क्या करती, छोटी उम्र थी, इसलिए इन बातों में काफ़ी डर गई थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और 2 महीने हो गए थे, लेकिन माधव का कोई अता पता नहीं था। मैं परेशान सी हो गई थी। अब मेरे दिल में भी माधव के लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा हो रही थी। मुझे भी अब पता चल रहा था पति के बिना जिंदगी अधूरी होती है। इतना चाहने वाले पति को मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मुझे शादी की रातों से डर लगा था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। अब मैं माधव से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे वह सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। मैंने अपने डर को भगा लिया था। जितनी बदनामी माधव की हुई थी, उससे ज़्यादा बदनाम तो मैं हो गई थी। सभी लोग मुझे इतना ताना मारते थे कि तेरी पैदाइश से लेकर 16 साल तक उसने तेरी चाहत में शादी नहीं की। वह चाहता तो तुम्हारे जैसी कई लड़कियां उसकी दुल्हन बन चुकी होती। उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। उस रात उसका प्यार ज़्यादा ही रंग ले आई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी।
मुझे ये बात सुन कर खुद में शर्म महसूस होने लगी थी, लेकिन माधव को कोई अता पता नहीं था। मैं अपने सास से भी ये सब पूछना चाहती थी क्योंकि मुझे ये बातें करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। छुपते छुपाते मैंने अपने सास का मोबाइल उठाकर माधव को कॉल मिलाने लगी तो आगे से उसकी आवाज़ सुनकर मैं चुप हो गई थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। शर्माते शर्माते मैंने अपने सास से बात की। उनसे कहना चाहती थी कि माधव को हवेली में बुलाएं। मैं उनकी दुल्हन बनकर उनके सीने में छुपना चाहती हूँ। मैं माधव से पूरे हक से मिलना चाहती हूँ। जब ये बात मैंने अपनी सास को कही तो वह बहुत खुश हो गई और माधव को कॉल करने लगी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो माधव भी शायद खुश हो गया था। अब मैं पूरे हक से उसके कमरे में माधव का इंतज़ार करते हुए बैठी हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। माधव कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे पूरे 2 महीने के बाद देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने पहले उसके पैर छुए। वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैंने उसे पूरे हक से उसकी हो गई थी। इतने सालों की इच्छाओं को आज वह पूरे हक से ले रहा था। मैं भी उसे अपना चुकी थी। अब वो पूरे हक के साथ उसने अपना हक वसूल किया था। अब मैं भी दिल के डर को हटाकर माधव की हो चुकी थी। 16 साल का इंतजार की मोहब्बत आज रंग ले आई थी। मोहब्बत करने वाले इंसान खुशकिस्मत इंसानों को ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोना नहीं चाहिए। मैं भी माधव को पाकर बहुत खुश हुई थी। 1 साल के बाद माधव के बच्चे को जन्म दिया था, जो कि लड़का था और वो बिल्कुल माधव जैसा था। माधव मुझे बहुत चाहता था। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली औरत हूँ जिसका पति इतना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।